हाँ तो बच्चों, ये क्लास जो हमारी है क्लास 9th की है। बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति और चैप्टर नंबर है 3, चुनावी राजनीति। इसमें हमने कई क्लास कर ली हैं और शायद ये आज की लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। तो बच्चों, चुनावी राजनीति में हमने कई चीजें समझी चुनाव के बारे में। लोकतांत्रिक चुनाव, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव, उसके लिए सरकार के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं वो पढ़ा हमने। क्या क्या जरूरी है उसके लिए, किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या क्या शर्तें हैं उसकी, वो हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कि चुनाव में क्या क्या धांधली यानी गड़बड़ियां हो सकती हैं। चुनाव हमारा कहां कहां पर किस किस मोड़ पर खराब हो सकता है, किस किस तरीके से हम चुनाव को गलत ठहरा सकते हैं, वो बातें हम आज जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा है वो है कि चुनाव में होने वाली संभावित धांधली, चुनाव में होने वाली संभावित गड़बड़ियां। तो सबसे पहला जो काम है, जो गड़बड़ी हो सकती है, प्रशासन या राजनीतिक दल या शासक दल वो अपने स्तर पर क्या क्या कर सकता है वो चीज है। तो सबसे पहली जो गड़बड़ी हो सकती है बच्चों, वो है हमारी जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची, उसमें शासक दल क्या कर सकता है बच्चों कि असली नाम जो होने चाहिए योग्य व्यक्तियों के, योग्य मतदाताओं के, उनके नाम को वहां से काट करके और अपने अनुसार फर्जी नाम उसमें जोड़ करके वोटर लिस्ट को फर्जी बना सकता है। ये गड़बड़ी होने की पूरी संभावना रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बिहार में ऐसा मुद्दा उठ रहा है चुनाव के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में। तो वो इस प्रकार का ही एक मुद्दा है कि भाई वोटर लिस्ट में असली नामों को हटा करके फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं। तो ये धांधली भी संभावित है। नंबर 2 पर बच्चों, शासक दल के द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग। जो दल, जो राजनीतिक पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करके या सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करके चुनाव को अपने फेवर में कर सकता है। ये धांधली भी संभव है। बच्चों, सरकारी जो सुविधाएं हैं, सरकारी जो संपत्ति है, सरकारी सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करके, अपने फेवर में उपयोग करके सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, टेक्निक से, नई नई तकनीक आ रही है उनके माध्यम से परिणाम को अपनी ओर कर सकता है। ये धांधली भी संभव हो सकती है। नंबर 3, उम्मीदवार व पार्टियों के द्वारा धन बल का प्रयोग। बच्चों, इसके लिए मैंने बताया था पिछली क्लास में कि चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि को निश्चित कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है। उसके बावजूद भी चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियां इस नियम का उल्लंघन करके, अपने धनबल का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। ये धांधली भी संभव है। कहने का मतलब ये हुआ कि अमीर उम्मीदवार या अमीर पार्टी वो अपने धनबल के प्रयोग से चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी एक धांधली हो सकती है। नंबर 4, मतदान के दिन डरा धमका करके, वोटिंग डे के दिन पब्लिक को जबरदस्ती डरा धमका करके परिणाम को अपनी ओर मोड़ सकते हैं, फर्जी वोटिंग करवा सकते हैं। चाकू की नोक पर, पिस्टल की नोक पर,
अपने शक्ति प्रयोग से, बल प्रयोग से जब मतदाताओं को डरा धमका करके वोटिंग अपनी ओर करवा सकते हैं, ये भी एक धांधली है जो संभावित हो सकती है। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा कि चुनाव में कहां कहां धांधली की संभावना है और किस किस रूप में धांधली हो सकती है। तो चुनाव में वोटर लिस्ट से लेकर के मतदान के दिन तक हर जगह धांधली की संभावना बनती है। ये हमने इस पे बात की। अब चुनाव आयोग जो हमारा है, एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक। इस संस्था की क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या इसको अधिकार मिले हुए हैं, क्या काम करता है चुनाव आयोग, अब हम वो जानेंगे। चुनाव आयोग के अधिकार, क्या क्या कार्य वो करता है, क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार है वह है चुनाव प्रक्रिया के हर पहलू पर निर्णय लेना। चुनाव कैसे करवाने हैं, चुनाव कब करवाने हैं, चुनाव कितने चरणों में करवाने हैं, किस विधि से करवाने हैं, यानी मैनुअल करवाने हैं या मशीनरी से करवाने हैं, ये फैसले लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है। चुनाव फर्जी हुआ है, नकली हुआ है या असली हुआ है, इस पर भी निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है। अगला जो काम है वो है चुनाव की घोषणा करना। चुनाव की घोषणा करना, चुनाव एक आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, एक आदर्श आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू करना, और उसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसको दंडित करना। ये काम भी चुनाव आयोग का है कि एक आदर्श आचार संहिता यानी कि नियमावली बनाए चुनाव आयोग और उस नियमावली को लागू करे, और ऐसे कठोर नियमों के साथ लागू करे कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों को मानना मजबूरन उनको मानना पड़े, और जो नहीं मानता है, उनको उल्लंघन करता है, उसको दंडित करने का काम भी चुनाव आयोग का है। नंबर 3, चुनाव के दौरान सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग सरकार को दे सकता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वह सरकार को चुनाव के समय जो काम करने हैं सरकार को उनके लिए, और जो काम नहीं करने हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर सकता है, करता है। ये काम भी चुनाव आयोग का ही है। नंबर 4, चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, कहां कहां से कर्मचारी अरेंज करने, कहां कहां से कर्मचारी मांगने हैं, किस किस विभाग से कितने कर्मचारी मांगने हैं, और किस प्रकार से इन कर्मचारियों को काम लेकर के चुनाव प्रक्रिया को पूरा करवाना है, ये सोचना विचारना, ये काम करना भी चुनाव आयोग का ही काम है। बच्चों, चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित हर पहलू पर काम करता है, हर जिम्मेदारी को निभाता है। तो चुनाव आयोग को ये देखना होगा कि चुनाव किस स्तर का है, किस संस्था का है, उसके लिए कितने कर्मचारियों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, और वो कर्मचारी मैं कहां कहां से मांग सकता हूं, वो सारी व्यवस्था देखना, चुनाव पूरा करवाना, सारा काम चुनाव आयोग का ही होता है। अगर चुनाव के दौरान किसी चुनाव बूथ पर, किसी चुनाव क्षेत्र में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में अगर चुनाव की धांधली का पता चलता है
या किसी भी नागरिक या किसी भी उम्मीदवार के द्वारा कंप्लेंट आती है चुनाव आयोग के सामने कि उस बूथ पर या उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ठीक से संपन्न नहीं हुआ है, धांधली हुई है या गड़बड़ी हुई है, तो चुनाव आयोग को उसके बारे में छानबीन करने का पूरा अधिकार है। और अगर चुनाव आयोग को वहां पर गड़बड़ी पाई जाती है या उनको लगता है चुनाव आयोग को छानबीन के बाद में कि यहां पर चुनाव फेयर नहीं हुआ, संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ, और वो अगर वहां पर संवैधानिक तरीके से चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, तो उस चुनाव को रद्द करके और दोबारा से चुनाव करवाने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास में है। इस प्रकार से चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित हर पहलू पर काम करता है। सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास सुरक्षित हैं। बच्चों, अब चुनाव प्रक्रिया जो हमारी है, वो चुनाव प्रक्रिया उसके क्या क्या स्टेप हैं, पहले क्या होता है चुनाव प्रक्रिया में, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, यानी कि चुनाव की घोषणा से लेकर के चुनाव के परिणाम तक बीच में क्या क्या कदम उठाए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, वो सारी प्रक्रिया अब हम बात करेंगे उस पर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है चुनाव प्रक्रिया के चरण। चुनाव प्रक्रिया के चरण का मतलब है चुनाव की घोषणा से लेकर के चुनाव के परिणाम तक जो जो भी काम होते हैं चुनाव प्रक्रिया में, उन पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहला काम है बच्चों, निर्वाचन क्षेत्र का बनना। बच्चों, पूरे देश को चुनाव की दृष्टि से, चुनाव संपन्न करवाने की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में बांटा गया है और उन क्षेत्रों को ही हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन करके सरकार में आता है। तो सबसे पहला काम है चुनाव आयोग का कि उन निर्वाचन क्षेत्रों को गठित करे, निर्वाचन क्षेत्र बनाए। पहले तो चुनाव बाद में संपन्न होंगे, पहले निर्वाचन क्षेत्र बने। कई बार क्या होता है, कोई नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, कोई नया जिला बन गया, सॉरी कोई नया राज्य बन गया, तो उस स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र छोटे या बड़े उनकी सीमाएं बदल जाती हैं। तो सबसे पहले वह गठन करना जरूरी होता है, उसके बाद चुनाव की अगली प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो सबसे पहला काम चुनाव प्रक्रिया का जो है बच्चों, वो है निर्वाचन क्षेत्र का बनना। इसके बाद जो हमारा अगला काम है, जब निर्वाचन क्षेत्र बन गया तो उस निर्वाचन क्षेत्र की एक मतदाता सूची तैयार करना। उस निर्वाचन क्षेत्र से अगर मान लो कुछ बदलाव आया है क्षेत्र में, तो जो उस निर्वाचन क्षेत्र से निकल करके किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई मतदाता चला गया है, कोई परिवार शिफ्ट हो गया है, तो उसका नाम यहां से काटना और नई जगह पर उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ने का काम जो है वो भी चुनाव आयोग का है। यह भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि मतदाता सूची का निर्माण करना। सबसे पहला निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना, अगला काम मतदाता सूची तैयार करना। नंबर 3, अब आता है चुनाव की घोषणा करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव आयोग ये बताता है कि इस तारीख को इतने चरणों में इस राज्य में या देश में चुनाव होंगे, और फिर तभी से आचार संहिता को भी लागू किया जाता है। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता भी लागू हो जाती है। उसके बाद आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार, प्रतिनिधि, जो चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार हैं, वो राजनीतिक दल, इन सबको उस आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करना होता है।
और उल्लंघन करने पर उनको दंडित भी किया जा सकता है। तो अगला तीसरा जो काम है चुनाव आयोग का, वो है चुनाव की घोषणा करना और आचार संहिता लागू करना। नंबर 4, अब आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की घोषणा हो गई, अब आता है उम्मीदवारों का नामांकन। जिस जिस व्यक्ति को इलेक्शन में भाग लेना है, चुनाव में भाग लेना है, उम्मीदवार बनना है, वो अपना नामांकन फॉर्म भरता है और नामांकन फॉर्म भरने के बाद चुनाव आयोग उनकी जांच करता है कि किसका नामांकन पत्र सही है और किसका किसी में क्या कमी है। तो चौथा जो काम है बच्चों, वो है उम्मीदवारों का नामांकन और उनकी जांच। उम्मीदवारों का नामांकन पत्र भरना और उनकी जांच करवाना चुनाव आयोग का अगला काम है। नंबर 5, उम्मीदवारों ने जब अपना नामांकन पत्र भर दिया है और जांच करने पर उनका नामांकन पत्र सही पाया गया है, तो अब अगला काम चुनाव आयोग का जो है बच्चों, वो है उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना कि किस व्यक्ति को कौन सा, किस उम्मीदवार को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाता है, किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसको पार्टी का चुनाव चिन्ह, और जो उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा हो रहा है, किसी भी पार्टी से नहीं खड़ा हो रहा है, उसको कौन सा चुनाव चिन्ह देना है। ये काम चुनाव आयोग का अगला काम है। चुनाव चिन्ह मिल गया बच्चों उनको। अब चुनाव चिन्ह जैसे ही उनको मिलेगा, अब वो प्रचार शुरू कर देंगे, अपना चुनाव अभियान शुरू कर देंगे। चुनाव चिन्ह से पहले तो कैसे चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कह के चुनाव प्रचार करेंगे कि हमें इस चुनाव चिन्ह पर वोट देना। तो बच्चों चुनाव प्रचार का जो काम है वो चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद ही शुरू होता है। इसलिए चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद अगला जो काम है चुनाव आयोग का, वो है क्या, उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करना। चुनावी प्रक्रिया का अगला काम है चुनाव प्रचार करना। उम्मीदवार जो है चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद अगला जो काम है वो है मतदान। चुनाव प्रचार कर लिया, करने के बाद अब एक दिन आएगा जिस दिन मतदान होगा, वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद अगला जो कदम है, अगला जो काम है चुनाव प्रक्रिया का, वह मतों की गणना, वोटिंग की काउंटिंग और फिर चुनाव का परिणाम। तो बच्चों ये एक लंबी प्रक्रिया है, महीनों तक चलती है, लेकिन इनका जो क्रम है वो निश्चित है। इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, वो क्रम उनका निश्चित है। तो सबसे पहला जो काम हमारा था क्षेत्रों का बनना, मतदाता सूची का बनना, उसके बाद चुनाव अधिसूचना जारी होना, आचार संहिता लागू हो जाना, उसके बाद में आप उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरवाएंगे, उनकी फिर जांच होगी, फिर चुनाव चिन्ह आवंटित होगा, चुनाव का प्रचार करेंगे वो, फिर मतदान होगा और मतगणना करके उनका परिणाम सुना दिया जाएगा, तब जाकर के चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। अब इसके बाद बच्चों एक टॉपिक हमारा ये रह जाता है कि चुनाव आयोग जो है उसको निष्पक्ष चुनाव करवाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न करवाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या वो उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी कई बार नहीं हो पाती है, उसमें 3-4 बातें हैं। जैसे पहली बात हो सकता है, कई बार चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों का बोलाबाला हो जाता है और असामाजिक तत्व चुनाव में भाग लेकर के और वो सरकार में प्रवेश कर जाते हैं, और चुनाव आयोग जो है वो नहीं कर पाता, उनको रोक नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता।
तो ये उसके सामने चुनौती है। जबकि असामाजिक तत्व, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग, उनको चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे ऐसे लोग भी उम्मीदवार बन करके अपने धनबल से, अपनी दादागिरी से चुनाव में भाग लेकर के और परिणाम अपने फेवर में करके, जीत करके और सरकार में प्रवेश कर जाते हैं। ये एक चुनौती है। दूसरा है बच्चों, धनबल का प्रयोग। सरकार का, चुनाव आयोग का जो नियम बना हुआ है, जो नियंत्रण कर रखा है खर्च पर, कि चुनाव में कितना खर्च कर सकता है उम्मीदवार या कोई राजनीतिक दल, उसकी सीमा निश्चित कर रखी है, उसको भी उल्लंघन करके उसका भी, और चुनाव में धन के आधार पर चुनाव जीत करके लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो इसको रोकना भी, धनबल के प्रयोग को रोकना भी चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एक तीसरा जो काम है बच्चों, वो है चुनाव आयोग के सामने जो समस्या है, अच्छे अच्छे विकल्प उपलब्ध करवाना। जनता के सामने चुनाव आयोग खूब प्रयास करता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उम्मीदवार ना बन पाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोग सरकार में प्रवेश कर जाते हैं और जनता के सामने अच्छे विकल्पों का अभाव रह जाता है। अगर जनता के सामने अच्छे विकल्प निकल करके आएंगे, अच्छी छवि वाले, बेदाग छवि वाले उम्मीदवार अगर आएंगे, तो एक अच्छी सरकार बनने की पूरी संभावना बनी रहेगी। लेकिन कई बार चुनाव आयोग इसमें असफल होते हुए नजर आता है। नंबर 4, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं कुछ देश में अंदर, कुछ छोटी पार्टियां हैं, कुछ बड़े राजनीतिक दल हैं, कुछ छोटे राजनीतिक दल हैं। तो छोटे राजनीतिक दलों के पास इतनी संपत्ति, इतना धनबल नहीं होता, इतनी संख्या नहीं होती। लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास में, राजनीतिक दलों के पास में अधिक धन होने के कारण वो अपने धन का गलत प्रयोग करके कई बार सत्ता में प्रवेश कर जाते हैं, कई बार चुनाव में जीत जाते हैं। इसको भी चुनाव आयोग कई बार नहीं रोक पाता। ये भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है चुनाव आयोग के सामने। और वो जो बड़ी पार्टियां, बड़ी राजनीतिक दल जो होते हैं, वो छोटे राजनीतिक दलों को परेशान करते हैं, निर्दलीय लोगों को परेशान करते हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले लोगों को कई बार क्या करते हैं, वो धनबल के प्रयोग से पैसे देकर के चुनाव से अलग कर देते हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याओं को रोकने में कई बार चुनाव आयोग असफल रहा है। ये उनके सामने बड़ी समस्याएं निकल करके आती हैं। बच्चों, चुनावी राजनीति एक बहुत बड़ी गंदा खेल है। इसको समझने के लिए हमें चुनाव के हर पहलू पर जाना पड़ेगा। जो हम गए, पहुंचे, हमने हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया। धन्यवाद।